प्रीलिम्स में खास करके एमसीक्यू सॉल्व करने में स्टूडेंट्स कुछ मार्क्स कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं। कई बार अच्छे से पढ़ाई करने के बाद, लगातार उसको रिवाइज करने के बाद, अच्छी रिवीजन, अच्छे से करंट अफेयर्स, अच्छे से पढ़ाई करने के बावजूद प्रॉब्लम ये होता है कि 4 से 5 मार्क्स वो स्टूडेंट्स या कई बार 10 मार्क्स तक वो स्टूडेंट्स कट ऑफ के नीचे रह जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक मेथड अगर आप अपना ले तो काफी आपको फायदा हो जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जिसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई कितनी भी अच्छी हो, नेट प्रैक्टिस अगर आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप उस दिन ग्राउंड पे जाके उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपके स्कोर के आगे उतने रन्स या उतने मार्क्स नहीं लगने वाले। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए और वो मेथड क्या है उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ये मेथड इस्तेमाल करोगे, इस मेथड के साथ अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो जरूर आपके स्कोर में 10 से 15 या कई बार 20-25 मार्क्स का भी इजाफा होते हुए आपको नजर आएगा। देखो, एमसीक्यूज भी अगर है तो जिस तरीके का जो ट्रेंड आया हुआ है या जिस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज हुए हैं उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ता है। ये नहीं कि बस आपका नॉलेज है और उतना इनफ हो जाएगा। नॉलेज के साथ साथ आपको वो सॉल्व किस तरीके से करना है वो भी आपको आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे अभी कि एक वीडियो में बना रहा हूँ और 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि उस मेथड को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कैसी हम लोग मिस्टेक्स हमारे एग्जाम्स के दिन करते हैं। देखो, प्रॉब्लम ये होता है फ्रेंड्स कि इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद जिस दिन हम लोग एग्जाम हॉल में जाके बैठते हैं वो सिचुएशन पूरी अलग होती है। उस दिन का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, टाइम उस दिन जरा ज्यादा तेजी से चल रहा होता है, टेंशन होता है, एग्जाम हॉल, वो कन्फाइंड एनवायरनमेंट और ये सब चीजें आपको एक साथ फेस करनी होती है। और ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग कई बार ऐसे सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं कि जहाँ पे हम लोग 5 या कई बार 6-7 क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर बैठते हैं सिली मिस्टेक्स की वजह से, जबकि वो हम लोग को आ रहे होते हैं। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम लोग डर के मारे या उस प्रेशर के अंडर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग देखते हैं, कुछ हमें उसमें से नोन लगता है लेकिन बहुत सी चीजें उसमें हम लोगों को अननोन लगती है तो हम लोग उस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं। लेकिन जबकि हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है और किस तरीके से ज्यादा क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। और सब में बड़ी बात, सॉल्व करते वक्त सिली मिस्टेक नहीं होगी, इसका हमको ध्यान रखना है। और जो हमारा नेगेटिव मार्किंग होता है वो हमारा कम से कम होगा, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग हम लोग अगर अवॉइड कर पाए और जो क्वेश्चन हम लोग स्किप कर जाते हैं वो भी अगर हम लोग सॉल्व कर पाए तो इवेंचुअली हमारा जो स्कोर आएगा वो 15 या 20 मार्क्स हमारा एक्स्ट्रा आएगा जो अभी हमारा स्कोर आता है। इसके लिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस अगर आप करते रहोगे और मेथड को ध्यान में रखोगे और उसके साथ में जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, अभी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको आएगा प्रैक्टिस के साथ। ओके, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और उतना आप ज्यादा अच्छे से एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाओगे। प्रीलिम्स में, यूपीएससी में और एमपीएससी की अगर बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरफ एमसीक्यूज है। क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है अगर आप देखोगे तो आपको 2 या 3 स्टेटमेंट्स दी होती है और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वगैरह वगैरह। तो आपको यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि कई बार स्टूडेंट डर बैठते हैं कि वो 1 लाइनर्स थे तो काफी अच्छा था और ये 2 या 3 सेंटेंसेस आते हैं, हम लोगों को सब पता होना चाहिए वगैरह। लेकिन अगर आपको सब कुछ नहीं भी आता है तब भी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करें, जैसे हम लोग मैथ्स को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें और 1 बाय 1 क्वेश्चन एट अ टाइम और 1 बाय 1 ऐसे करके पूरे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाए और उसमें नेगेटिव मार्किंग अगर हम लोग अवॉइड कर पाए तो श्योरली हमारा जो स्कोर है प्रीलिम्स में जीएस की अगर मैं बात करूँ तो 120 प्लस जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि उस साल वो क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ है उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो कितना कन्वेंशनल है अनकन्वेंशनल है, उस पर वो कट ऑफ ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन एक बात की तो गारंटी है कि आप कट ऑफ से ऊपर जो भी आप लोग नहीं जा पाते, 5 या 10 मार्क आप पीछे रह जाते हो, उसके आप 5 या 10 मार्क आप कट ऑफ से ऊपर ले पाओगे। अभी वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 हुआ है, उसी में से मैंने 3 क्वेश्चंस लिए जो कि हम लोग सॉल्व करने के लिए जो अब लॉजिक इस्तेमाल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को सब कुछ उसमें से नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे ये हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है और किस तरीके से यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है तो उसमें बेसिक्स के साथ साथ आप देखेंगे कि करंट इवेंट्स को भी लिंक किया होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ओके, तो लेट्स बिगिन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है द बैरन आइलैंड वोल्केनो is an active volcano located in Indian territory. Okay, ये पहली स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट इज बैरन आइलैंड lies about 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। तीसरा स्टेटमेंट है लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। ओके, तो ये 3 स्टेटमेंट है और नीचे ऑप्शंस दिए हुए। अब कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत डर जाते हैं कि यार ये ऑप्शन जो 2 नंबर का जो स्टेटमेंट है यार 140 किलोमीटर, जनरली यूपीएससी डायरेक्ट ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछती, फिगर्स वगैरह वगैरह, लेकिन जब ऐसे डालती है तो वो कुछ स्कोप आपके लिए रखती। यूपीएससी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती आप मगअप करके आ जाओगे और एग्जाम में आप आके बैठ जाओगे, ये यूपीएससी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती। तो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट ने एनसीईआरटी या 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी अगर ज्योग्राफी की अच्छे से पढ़ी हुई है तो वो पहला स्टेटमेंट तो ये कर जाएगा कि द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। तो पहला स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट। अब इसमें थोड़ा सा खींचा गया है, इन्होंने ये ऐसा खींचा है कि लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये आती है तो इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट है, वो इंडियन ही टेरिटरी है वो, तो ऑफ कोर्स वो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी हम लोगों को ये पता है, अभी हम लोगों को ये नहीं पता कि सबके सब स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं है या रॉन्ग है। 3 स्टेटमेंट में से शायद मुझे 1 पता होगा, 2 पता होगा। तो पहला स्टेटमेंट जब है जो लिखा हुआ है, अब मुझे ये पता हो गया कि पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो व्हाट आई विल डू, ऐसे ऑप्शंस जिसमें 1 स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आई नो पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या पूछा है इसको एक बार ध्यान से देख लेना, ये हमेशा इस पे ध्यान रखो। यूपीएससी और एमपीएससी तो जरा ज्यादा ही करती है, करेक्ट और इनकरेक्ट इस्तेमाल करती है, तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। तो मुझे ये पता है कि पहले स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अभी ऐसे ऑप्शंस जिसमें 1 ये स्टेटमेंट नहीं है उनको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो बी ऑप्शन में नहीं है और सी ऑप्शन में नहीं है। तो अब ये हो गया कि मेरे पास जब मुझे 4 ऑप्शंस थे आंसर सॉल्व करना था, अब वो कम होके वो हो गए 2। जैसे केबीसी में वो 50-50 वाला ऑप्शन नहीं होता कि 2 स्टेटमेंट्स को या 2 ऑप्शंस को निकाल दो, वैसे अभी मेरे पास ये ऑप्शन हो गया। तो मेरा अब ये हो गया कि जब मेरे पास 4 ऑप्शन थे तो मेरे राइट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 में से 1, मतलब 25%। अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 25% हो सकता है कि वो आंसर करेक्ट हो। लेकिन अब जब मैं 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुका हूँ तो मुझे ये पता है कि अब मेरी जो करेक्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ के 50% हो गई, मतलब अब मेरे राइट आने के चांसेस ज्यादा है। अब दूसरा स्टेटमेंट तो जैसे अब ये 2 ऑप्शन निकल गए, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन निकल जाने के बाद आप इसमें देखेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। तो मैं दूसरे स्टेटमेंट को अपने आप एलिमिनेट कर दूँ, क्योंकि 1 इधर ए है, ओनली 1 या 1 एंड 3 है, तो खुद ही बता रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी स्कोप छोड़ती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो अब मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं और 2 ऑप्शन। जो तीसरा स्टेटमेंट है, लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। जो स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली पढ़ाई कर रहे हैं, जो करंट अफेयर्स के साथ वो लिंक्ड अप है, वो अपडेटेड है प्रॉपर्ली, तो उनको ये पता रहेगा कि जनवरी 2017 में ये वाला बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्ट हुआ था, इसीलिए बैरन आइलैंड का वोल्केनो ये न्यूज में था। ये यहाँ पे गलत हो जाता है, तो मुझे पता हो जाता है कि ऑप्शन 3 भी गलत है। तो वो स्टेटमेंट, वो जो ऑप्शन है जिसमें 3 है उसको भी मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। तो आपका जो आंसर आएगा ओनली 1। देखो अब इसमें से 2 स्टेटमेंट मुझे पता थे, 1 स्टेटमेंट मुझे पता नहीं थी क्योंकि मैं करंट अफेयर से रिलेटेड था और एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ रखी थी। तो 3 में से मुझे 2 स्टेटमेंट्स आ रहे थे और उसके सहारे मैंने करेक्ट आंसर में ले आया। तो ये मेरा श्योर हो जाता है कि 2 मार्क्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा ज्यादा एनालिटिकल है, ये ज्यादा बेटर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा आएंगे यूपीएससी में, एमपीएससी में भी कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, लेकिन यूपीएससी आजकल इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है। ओके, तो इसके लिए आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। अभी आपको समझ में आएगा हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट बनी हुई है, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो फोकस है वो किस चीज पे, रूल ऑफ लॉ। ओके, और यहाँ पे पूछा गया कि कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जिसने पॉलिटी का लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ा है और जिसको बेसिक्स कंसेप्ट पता है, डायसी ने ये रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया था। ये रूल ऑफ लॉ बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये पॉलिटिकल साइंस हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो स्टूडेंट्स भी काफी अच्छे से इसको समझ पाएंगे। रूल ऑफ लॉ
मतलब देखो इस वर्ड को अगर आप स्प्लिट करो तो समझ में आएगा। रूल ऑफ लॉ मतलब जो लॉ है स्टेट का, जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका हुकूमत, उसकी हुकूमत चलेगी, ना कि किसी किंग की या किसी लीडर की। तो ये कंसेप्ट है ये रूल ऑफ लॉ की। ओके, तो रूल ऑफ लॉ देखते हैं। इन्होंने पूछा है कि मेन फीचर्स क्या क्या है। तो सब में पहले जो स्टेटमेंट है, लिमिटेशन ऑफ पावर्स। अब पावर्स किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ये जो रूल ऑफ लॉ है, जैसे अभी हम लोगों ने उसको समझने की कोशिश की कि जो है, जो किंग की एब्सोल्यूट पावर है उसके ऊपर वो लिमिटेशन लगा रहा है। पॉलिटिकल साइंस में इसकी कंसेप्ट होती है वो नेगेटिव राइट होती है, जो स्टेट को या गवर्नमेंट को कुछ करने से रोकता है। ओके, उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई नो ये रूल ऑफ लॉ क्या करता है, गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर लिमिटेशंस लगाता है, कंट्रोल लगाता है। ओके, तो पहला मैं, जब मुझे मालूम हो गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो मैं ऐसा ऑप्शन हटा दूंगा जिसमें 1 नहीं है। ओके, तो ये मैंने 1 हटा दिया। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अभी जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ा है फटाफट वो समझ भी जाएगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब के सब एक समान है, कोई बड़ा छोटा या कोई प्रिविलेज्ड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है प्रिविलेज को ये हटा देगा। अब प्रिविलेज को हटाने की वजह से क्या होता है, लॉ के सामने सब इक्वल हो गए, तो ये भी एक पार्ट बन जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ओके, तो मैं ऐसा दूसरा भी ऑप्शन हटा दूंगा जिसके अंदर 2 नहीं है, मुझे ये पता है। तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अब पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, पीपल रिस्पॉन्सिबल नहीं है गवर्नमेंट को, कोई जवाब दे नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो ऐसा जो ऑप्शन है जिसमें 3 है मैं उसको हटा दूंगा, तो डी ऑप्शन भी निकल गया। अब चौथा जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं, लेकिन इसका दूसरा भी एक तरीका और मैं बता दूं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले ये देख लेते हैं, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। लिबर्टी क्या है? इट इज फ्रीडम। ओके, रूल ऑफ लॉ इन फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है, इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी रूल ऑफ लॉ का पार्ट बन जाता है। तो सी विल बी दी आंसर। ओके, इसको दूसरा एक उसी में देख लेते हैं कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर लूँ। तो मैं फटाफट पहले चारों स्टेटमेंट जब पढ़ लूंगा, तो उसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है मुझे ये पता है कि ये बिल्कुल ही फालतू सा बकवास सा स्टेटमेंट उन्होंने डाला था। ओके, तो ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत था, ये मुझे पहले ही पता है कि इट इज रॉन्ग। तो मैं क्या करूंगा, फटाफट जहाँ पे 3 है उनको मैं हटा दूंगा। तो मेरे पास पहले ही 2 ऑप्शन निकल गए। ओके, और 1 करेक्ट है ये भी मुझे पता था, तो ये वाला भी फटक से हट जाता है। तो फटक से आंसर मेरा सी आ जाता है। तो ये भी आप फटाफट जब आप स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हो उसमें से जो वीक स्टेटमेंट आपको मिल जाता है ना कि ये गलती है, आपको जो शोर शॉर्ट वाला स्टेटमेंट है एनालाइज करने से पहले, तो उसको आप फटक से पहले उन स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दीजिए और फिर जो बाकी के स्टेटमेंट से एनालिसिस करके उनका आपको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, वैसे ही मैं जो आपको बता रहा था कि अगर जिसको पता है वोल्केनो इरप्टेड इन 1991 और जिसको पता था कि 2017 में इरप्ट हुआ है, तो उसको मालूम रहेगा कि थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो वो अपने आप 3 ये जो स्टेटमेंट बनती है वो अपने आप हटा देगा और बाकी 2 उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो फटाक से वो 1 ओनली 1 ये आंसर कर देगा। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके 5 या 10 क्वेश्चन अगर बढ़ जाते तो आपके 10 या 20 मार्क्स आपके ऐसे ही बढ़ जाते हैं। और अगर 4-5 अगर आपके जो सिली मिस्टेक्स की वजह से नेगेटिव मार्किंग जाते हैं, 5, 6, 7, 10 जो कुछ भी है वो अवॉइड करेंगे तो और उसमें मार्क्स बढ़ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ फ़ायदा होगा और ज़्यादा अच्छे से मार्क्स ले पाएंगे और जो एग्ज़ाम्स आने वाली है सब बड़े आराम से क्रैक कर लोगे। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि इन वीडियोस का उनको भी फ़ायदा मिले, उन्हें भी एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।